सन वून अब एक गॉड बन चुका है और अब उसे अपनी पहली स्टार्टिंग रेस चुननी है। पहले वह फ्रॉगमैन के बारे में सोचता है क्योंकि उसे इंसेक्ट रिलेटेड पावर्स मिली हैं, लेकिन वह तुरंत यह आइडिया छोड़ देता है। उनकी ट्राइब्स की पॉपुलेशन 500 से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अभी इन्फ्लुएंस करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए वह एक छोटी और परेशानी में फंसी रेस ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक्सपेल्ड लिजर्ड मेन के एक ग्रुप पर पड़ती है और यही उसके लिए परफेक्ट है। ये लोग कमजोर, थके हुए, घायल और ज्यादातर बूढ़े हैं। अपनी जमीन से निकाले जा चुके हैं। अपनी जमीन से निकाले जाने के बाद इन लोगों ने पूरी तरह होप खो दी है। सन वून के लिए यही दुनिया जीतने की सबसे अच्छी शुरुआत है। इससे पहले सन वून कई सालों तक स्ट्रैटेजी गेम पैरिश्ड वर्ल्ड का अनबीटेबल प्लेयर था। एक दिन फाइनल मैच के बाद अचानक वह सीधे उसी गेम की दुनिया में खींच लिया जाता है। और वह अकेला नहीं है। दूसरे वर्ल्ड्स के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स भी यहां लाए गए हैं। उनका मिशन बहुत सिंपल है। सिविलाइजेशंस को गॉड्स की तरह रूल करो और उन्हें अल्टीमेट डोमिनेशन तक पहुंचाओ। जो आखिरी गॉड बचेगा वही इस दुनिया का ट्रू गॉड बनेगा और उसे सब कुछ मिल जाएगा। जो फेल होंगे उन्हें पूरी तरह मौत का सामना करना पड़ेगा। अब वापस आते हैं लार्ज मैन पर। उनकी हालत को देखते हुए सन वून आसानी से उनका गॉड बन सकता है। उसे बस एक छोटा सा मिरेकल दिखाना होगा और वह सबसे कमजोर लार्ज मैन से शुरुआत करने का फैसला करता है, जो घायल है और ट्राइब के साथ मुश्किल से चल पा रहा है। जैसे ही भूखे और घायल लिजर्ड मैन रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं, तभी अचानक सब शौक में रुक जाते हैं जब उन्हें जमीन पर एक घायल जानवर पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो उनके लिए मानो सीधे खाने के लिए रखा गया हो। डेस्परेट लिजर्ड मैन एक पल भी सोचे बिना उस बेखबर शिकार पर टूट पड़ते हैं। वे पूरी तरह पागलों की तरह लड़ने लगते हैं क्योंकि हर कोई उसे खुद के लिए चाहता है। पीछे चल रहे बूढ़े और बीमार लोग ये देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हेल्थी लिजर्ड मैन जल्दी जल्दी सारा मांस और अच्छे हिस्से खा जाते हैं और पीछे सिर्फ हड्डियां छोड़ देते हैं। लालची लोग तो बची हुई हड्डियों को भी चबाने लगते हैं। तभी एक दयालु लिजर्ड मैन उन्हें रोक देता है। वह बची हुई सारी हड्डियां उठाता है और उन्हें बीमार और बूढ़े लोगों को खाने के लिए दे देता है। वे बेचारे लोग हड्डियों के लिए भी थैंकफुल होते हैं और ऐसे खाने लगते हैं जैसे यह उनकी जिंदगी का आखिरी खाना हो। हेल्थी लिजर्ड मैन अपने उस दयालु दोस्त के इस काम से खुश नहीं होते। उनके लिए बूढ़ों और बीमारों को ऐसे बेकार स्क्रैप्स देना भी वेस्ट है, क्योंकि वैसे भी वे ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। उनकी चोटें और भी खराब हो चुकी हैं। ये खुद एक मिरेकल है कि वे अभी तक जिंदा हैं। लेकिन वह दयालु लिजर्ड मैन उन्हें याद दिलाता है कि एक समय ऐसा था जब उन्हीं में से एक घायल लिजर्ड मैन, जिसका नाम रॉकरक है, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें एक सेबर टूथ से बचाया था। इसलिए सेल्फिश होने के बजाय उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन हेल्थी लिजर्ड मैन के लिए इससे सच नहीं बदलता कि घायल और बीमार लोग आखिरकार मर ही जाएंगे। वे लोग काफी देर तक बहस करते रहते हैं और फिर रात हो जाती है और सब आखिरकार सो जाते हैं। जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब रॉकराक अपने कंधे की सड़ती हुई चोट से दर्द में कराह रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक ब्लू बटरफ्लाई जैसे उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार रैक खड़ा होता है और उस खूबसूरत तितली के पीछे चलने लगता है। कुछ लिजर्ड मैन उसे जाते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वह ट्राइब को छोड़कर जा रहा है, लेकिन रैक बस क्यूरियोसिटी में जा रहा है। उसने ऊपर कुछ अजीब सा देखा था और वह जानना चाहता है कि वह क्या है। शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना हो क्योंकि सिर्फ उसी ने उसे नोटिस किया था। फिर भी वह चेक करना चाहता है। और जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एक पूरा बफे दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे बीटलस इकट्ठे फंसे हुए हैं। रैक खुश होकर चौंक जाता है क्योंकि उसे समझ आता है कि उसने इतना खाना ढूंढ लिया है जिससे पूरी ट्राइब कई दिनों तक खा सकती है। इस पहली रेवलेशन के साथ नेबुला एक रेस हासिल करने के एक कदम और करीब पहुंच जाता है। जितने बीटल्स उसने भेजे हैं वे पूरे लिजर्ड मैन ग्रुप को कई दिनों तक खिला सकते। नेबुला को यह देखकर काफी हैरानी होती है कि ये लोग बिना किसी झगड़े के एक दूसरे के साथ इस ब्लेसिंग को शेयर कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इन लोगों की विल पावर कितनी स्ट्रांग है। इवेंटुअली रॉकरा फैसला करता है कि वह उस गॉड पर भरोसा करेगा जिसने उन्हें खाना दिया। वह उसका नाम रखता है द नेमलेस बीटल गॉड। ये नेबुला के लिए एक और बड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका गॉड नेम बटरफ्लाइज से रिलेटेड होगा। फिर भी वह खुश है कि उसे आखिरकार एक रेस मिल गई है और खासकर रॉक नाम के इस कैंडिडेट से वह बहुत खुश है, जो एक दयालु और सेल्फलेस लिजर्ड मैन है जिसने ब्लेसिंग सबके साथ शेयर करने का फैसला किया। नेबुला को पूरा भरोसा है कि यह आदमी उसकी सिविलाइजेशन बनाने में एक बहुत बड़ा एसेट बनेगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार लिजर्ड मैन को उनका सैंक्चुअरी मिल जाता है। रॉकरा को जो घाव काफी समय से परेशान कर रहा था वह भी आखिरकार ठीक हो जाता है। ये सब नेमलेस बीटल गॉड की ब्लेसिंग की वजह से हुआ है। कम से कम रैक तो यही मानता है।
वह दूसरों को भी उस दयालु गॉड के बारे में समझाने की कोशिश करता है जिसने उस पर ये ब्लेसिंग्स बरसाई हैं। उसका घाव एक ही रात में ठीक हो जाना उसके लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। यहां तक कि उसके कंधे का निशान भी अब बीटल जैसे काले स्केल्स से ढक गया है। अब इन ब्लेसिंग्स के साथ रैक खुद पर पूरा भरोसा महसूस करता है और बफलो हंटिंग पर जाना चाहता है, ताकि वह अपनी नई ताकत और ब्लेसिंग्स की पावर को साबित कर सके, जिस पर उसके साथी अभी भी भरोसा करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। वह अपना स्टैंस लेता है और पूरी ताकत से स्पीयर फेंकता है, जिससे सामने का पेड़ पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। यह देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि यह ताकत लिजर्ड मैन की सामान्य फिजियोलॉजी से कहीं ज्यादा थी। ये समझने के लिए कि वे लोग इस जगह तक कैसे पहुंचे और रैक बफलो का शिकार करने के लिए इतना डिटर्मिन्ड क्यों है, हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। रैक एक बार फिर उन्हीं हलूसिनेशन जैसी विजन्स को फॉलो कर रहा होता है और ग्रुप इस उम्मीद से एक्साइटेड होता है कि शायद उन्हें फिर से बीटल्स का जैकपॉट मिल जाए। वे सभी उसी रास्ते को फॉलो करते हैं जिसे सिर्फ रैक की विजन्स ही नोटिस कर पाती हैं। लेकिन रैक उन्हें वॉर्न करता है कि विंटर आने वाला है और बीटल्स हमेशा ठंडी हवाओं की दिशा से आ रहे हैं। अगर वे उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे तो वे ठंड से मर भी सकते हैं। ये बात बाकी लिजर्ड मैन को बहुत परेशान कर देती है और वे सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें सच में रैक की विजन्स का पीछा करना चाहिए। रैक खुद भी कंफर्म नहीं कर सकता कि ये विजन्स उन्हें कहीं सही जगह ले जा रही हैं या नहीं, लेकिन चूंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो सिर्फ विजन्स पर भरोसा करके आगे बढ़ता रहता है। असल में रैक इन विजन्स पर डाउट इसलिए करता है क्योंकि नेबुला के पास अभी भी इनफ फेथ नहीं है। अगर रैक उस पर भरोसा ना करता तो नेबुला को शक है कि वो किसी चीज को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाता। फिलहाल नेबुला सिर्फ यही उम्मीद कर सकता है कि रैक उसका विश्वास बनाए रखे, तभी वो उन्हें एक अनइमेजिनेबल फ्यूचर की तरफ ले जा पाएगा। भले ही उन्हें ये ना पता हो कि विजन्स उन्हें कहाँ ले जा रही हैं, फिर भी रैक रंट उन्हें फॉलो करता रहता है और आखिरकार वे लोग एक सेंचुरी तक पहुंच जाते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड सेल्वेशन देखकर सबकी फेथ और भी बढ़ जाती है। नेमलेस बीटल गॉड ने उन्हें उनकी सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया है। नेबुला का गॉड लेवल 1 बढ़ जाता है और अब वो ऑफिशियली लेवल 2 बन जाता है। उसका सब एरिया भी 1 बढ़ जाता है। इस लेवल अप से एक नई स्किल अनलॉक होती है जिसका नाम है इंसेक्ट सैंक्टिफिकेशन। इस स्किल की मदद से नेबुला एक प्रीस्ट चुन सकता है और जाहिर है कि इस रोल के लिए रॉक रैक ही सबसे सही कैंडिडेट है। रैक को दी गई ब्लेसिंग उसकी मदद करेगी कि वो गॉड की विल को सब तक फैला सके। उसी रात बाद में जब रैक अपने लोगों के बीच आराम से सो रहा होता है, तभी उसे कोई उसका नाम पुकारते हुए सुनाई देता है और वो धीरे धीरे एक ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहां वो एक मिस्टीरियस पर्सन से मिलता है जो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। जैसे ही रैक उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक उसके हाथ में एक वाटर बफलो की खोपड़ी आ जाती है। रैक तुरंत समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो उस खोपड़ी को उठाता है और उस मिस्टीरियस फिगर के सिर पर सजा देता है, और उसी पल नेमलेस बीटल गॉड आखिरकार रैक की आंखों के सामने प्रकट हो जाता है। ये पहली बार है जब वो उसे देखता है और सुबह होते ही वो सबको उस अजीब सपने के बारे में बताता है। तब उसके साथी उससे पूछते हैं कि गॉड की क्या इच्छा है और रैक को क्यों लगता है कि ये मिस्टीरियस डेटी बफेलो की सैक्रिफाइस मांग रहा है। बफेलो का शिकार करने के लिए उन्हें गहरे जंगल में जाना पड़ेगा, जो कि बेहद खतरनाक जोखिम है। लेकिन वे ये भी नहीं भूल सकते कि जो बफेलो की मांग कर रहा है वही वो गॉड है जिसने उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया था। स्टिल एक लिजर्ड मैन लगातार अपना डिसअप्रूवल दिखाता रहता है और कहता है कि ऐसा हंट करने के लिए पूरी लाउंज को शामिल होना पड़ेगा, जिससे सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। यहां तक कि रे भी मानता है कि वो पूरी लाउंज को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन फिर भी हंट होगा, बस वो अकेला जाएगा। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां रे रैक अपनी नई ताकत दिखाता है जो उसके शरीर में दौड़ रही है। इतनी ताकत कि पेड़ों को भी तोड़ दे। पूरी लाउंज ये देखकर हैरानी और खुशी के साथ डिसबिलीफ में है। यहां तक कि एक समझदार बूढ़ा लिजर्ड भी इस सब को लेकर सवाल करता है कि यह कैसे संभव है। रॉकरैक कभी मौत के करीब पहुंचा हुआ इंसान था जिसके कंधे पर सड़ता हुआ घाव था, लेकिन अब वही आदमी जेवलिन फेंककर पेड़ों को तोड़ रहा है। जैसे किस्मत भी उनका साथ दे रही हो, रॉकर पहाड़ी के नीचे एक पूरा बफेलो हर्ड देख लेता है। यहां बफेलो का दिखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। आमतौर पर बफेलो हर्ड हमेशा उसी जगह माइग्रेट करता है जिसे वो पहले से जानता है, इसलिए ये हर्ड रास्ता भटककर यहां कैसे आ गया ये समझ में नहीं आता। रैक इन सब एक्सप्लेनेशंस में समय नहीं गवाता और एक भूखे जानवर की तरह आगे दौड़ पड़ता है, जिसे खून की भूख लगी हो। उसके दिमाग में बस एक ही चीज है, हंट करना और अपने लोगों को खाना खिलाना।
एक ही वार में वो एक बफेलो के सिर पर हमला करता है और उसे तुरंत गिरा देता है। रॉक अब लाउंज के लिए ट्रेल ब्लेजर बन जाता है और बाकी सभी को भी हिम्मत मिल जाती है कि वे अपने हथियार लेकर मैदान में उतरें। उसी दिन बाद में पूरी लाउंज इकट्ठा होती है, सारे बफेलो स्कल्स को इकट्ठा करके ढेर बनाती है और एक पूरे बफेलो को उल्टा लटकाकर सैक्रिफाइस के रूप में चढ़ाती है। सब कुछ तैयार होने के बाद रॉकर प्रेयर शुरू करता है। सभी लोग मिलकर उस दयालु नेमलेस बीटल गॉड से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी सैक्रिफाइस स्वीकार करे। नेबुला आसमान से ये सब देख रहा होता है। ये ऑफरिंग थोड़ी अधूरी और हाफ बेक्ड है, लेकिन सबसे जरूरी उनकी सिंसियरिटी है। और अभी अभी नेबुला को जितनी बड़ी फेथ मिली है वही इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। इसलिए नेबुला शिकायत नहीं करता। सच कहें तो एक नए प्रीस्ट के लिए यह काफी अच्छा है। नेबुला इस जूसी फेथ बूस्ट का हकदार भी है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने इन लिजर्ड मैन पर काफी समय और मेहनत लगाई है। अभी असली प्रॉब्लम यह है कि लिजर्ड मैन आगे खुद को कैसे सस्टेन करेंगे। क्योंकि नेबुला ग्रास या विल्डरनेस का गॉड नहीं है, इसलिए वो ग्रास उगा नहीं सकता और न ही हवा से पानी बना सकता है। लेकिन याद रखो कि वो इंसेक्ट्स का गॉड है। पहले वो इंसेक्ट्स, खासकर ग्रास हॉपर्स का इस्तेमाल कर चुका है। उसने इन छोटे कीड़ों की मदद से ग्रासलैंड्स को नष्ट किया और बफेलो को माउंटेन्स से बाहर निकलने पर मजबूर किया। लेकिन इस समय लिजर्ड मैन को जानवर पालना बिल्कुल नहीं आता। उन्होंने तो बेबी बफेलो तक को खा लिया, उसे पालने की जगह। फिर भी नेबुला समझता है कि इस स्टेज पर उनसे कैटल रेजिंग जैसी नॉलेज की उम्मीद करना बहुत ज्यादा है। ये ओएसिस भी भविष्य में बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए काफी मजबूत नहीं है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो लिजर्ड मैन सिर्फ कुछ साल ही जिंदा रह पाएंगे। अभी उन्हें फार्मिंग या हर्डिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिससे उनका फ्यूचर काफी ब्लीक दिख रहा है। जाहिर है कि नॉलेज और स्किल्स ऐसी चीजें नहीं हैं जो एक रात में मैजिकली सीख ली जाएं, और उन्हें सीधे सिखाना रूल्स के खिलाफ होगा। इसमें समय लगेगा, लेकिन नेबुला को भरोसा है कि वे आखिरकार सही रास्ते पर आ जाएंगे। वो शुरुआत करता है अपने करंट प्रीस्ट को एक छोटी ब्लेसिंग देकर। अगले दिन सैक्रिफाइस के बाद रैक बफेलो बोन्स से बने ऑल्टर को देख रहा होता है। पिछली रात उसे एक बहुत अजीब और परेशान करने वाला सपना आया था, जो थोड़ा धुंधला था लेकिन काफी डरावना भी था। जब उसका दोस्त जाल उससे इसके बारे में और पूछता है तो रॉक बताता है कि सपने में ऑल्टर जोर जोर से हिल रहा था। उनका ओएसिस सूख रहा था। पकड़ने के लिए कोई मछली नहीं बची थी और जमीन इतनी ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी थी कि अब उस पर और पौधे उगाना भी संभव नहीं था। लेकिन जेल का मानना है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका गॉड साफ तौर पर उनका ख्याल रख रहा है। रैक भी अपने गॉड पर पूरे दिल से भरोसा करता है और उसे अपने गॉड पर बहुत कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर उस ड्रीम में दिखी चीजें सच में वार्निंग्स थीं तो अगर वे इन साइंस को समझ नहीं पाए और उसके हिसाब से एक्शन नहीं लिया तो ये उनके गॉड की विल के खिलाफ जाने जैसा होगा। यही बात रॉकरा को अंदर से परेशान कर रही है। जब वो ऑल्टर के ऊपर बैठा होता है तभी उसे दूर कुछ अलार्मिंग दिखाई देता है और वो जेल को बुलाकर दिखाता है। दूर होराइजन पर उन्हें एक ग्रुप सीधा उनके ओएसिस की तरफ मार्च करता हुआ दिखाई देता है। रॉकर तुरंत समझ जाता है कि उसके ड्रीम में ऑल्टर क्यों कांप रहा था। उनकी फॉर्मेशन और उठती हुई डस्ट क्लाउड देखकर साफ समझ आता है कि उनकी तरफ आ रहा ये लिजर्ड मैन का हर्ड अच्छी खबर नहीं है।